सेल एंड लीज बैक। ये मैंने तीसरा हिस्सा रखा हुआ इस टॉपिक का। अच्छा, सेल एंड लीज बैक में ना दो काम हो रहे हैं, सेल और लीज बैक। मिसाल के तौर पे कंपनी ए, कंपनी बी, इसके पास एक इक्विपमेंट था जिसकी नेट बुक वैल्यू 25 मिलियन है। कंपनी ए ने ये इक्विपमेंट कंपनी बी को सेल कर दिया, तो ये बन गया सेलर, ये बन गया बायर। और एग्रीमेंट में ये कहा कि बेच तुम आपको रहे हैं, यानी टाइटल ट्रांसफर, सोल्ड का मतलब टाइटल ट्रांसफर्ड, टाइटल ट्रांसफर्ड यानी लीगली बेच दिया, और फिजिकली उठा के नहीं दिया, यहीं पड़ा रहा, क्योंकि इससे वापस लीज पे ले लिया। और ये ऐसा नहीं हुआ कि ये बेच के चला गया, फिर उदास उदास रहने लगा, फिर उसने कहा वापस चाहिए, फिर उसने लीज पे दे दिया। ऐसा नहीं है, ये फिजिकली एसेट गया ही नहीं यहां से। एग्रीमेंट ही ये हुआ है कि हम कागजों में बेचेंगे, कागजों में वापस किराए पे ले लेंगे, फिजिकली वहीं पड़ा रहेगा। तो ये कहलाता है सेलर लेसी, और ये कहलाता है बायर लेसर। और इस ट्रांजैक्शन को सेल एंड लीज बैक कहते हैं। लीज की क्या काउंटिंग होगी डिपेंड करता है कि ये बिका है या नहीं बिका। इकोनॉमिक सब्सटेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि लीगली तो बिक गया, लेकिन देखना पड़ेगा कि बिका है या नहीं बिका। और उसको बेचने के लिए गाइडेंस IFRS 15 से लेनी है। रेवेन्यू पढ़ाना है अभी हम पढ़ने, इसको IFRS 15 से गाइडेंस मिलेगी कि ये बिका है कि नहीं बिका, और आपको सवाल वाला बता देगा कि बिक गया है या नहीं बिका है। हां, इसका एक एग्जाम हिंट ये है कि लीगली तो बिका है, लेकिन इकोनॉमिक सब्सटेंस, ये एग्जाम नोट है बस, यानी हिंट है। अगर ये लीज बैक फाइनेंस हुई तो नहीं बिका, और अगर लीज बैक ऑपरेटिंग हुई तो बिक गया। क्यों? अगर ये वापस लीज पे, फाइनेंस लीज पे आ रहा है, तो फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक कौन होता है? लेसी। और इस पूरी ट्रांजैक्शन से पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक कौन था? ये कंपनी यही था। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड तो फिर बिके, ट्रांसफर ही नहीं हुए, तो इसका मतलब फिर ये सेल ही नहीं हुआ। तो अगर लीज बैक फाइनेंस लीज है तो फिर ये सेल ही नहीं हुआ, फिर ये जस्ट एक सिक्योर्ड बोरोइंग है कि इसने एसेट गिरवी रखा है और लोन लिया है। और अगर लीज बैक ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक कौन होता है? लेसर, यानी ये। तो फिर पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक ये था, अब रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक ये, इसका मतलब सेल हो गया। तो एग्जाम हिंट ये है कि अगर लीज बैक फाइनेंस है तो फिर एसेट सेल नहीं हुआ, और अगर लीज बैक ऑपरेटिंग है तो फिर एसेट सेल हो गया। तो अगर एसेट सेल हुआ ही नहीं है तो फिर ना ये सेल है तो ना ये लीज है, बस ये लोन है। यानी फाइनेंस लीज दिखने में फाइनेंस लीज होगी, लेकिन चूंकि वो इन सब्सटेंस बिका ही नहीं,
तो ना लीज की अकाउंटिंग होगी ना सेल की अकाउंटिंग होगी, जस्ट लोन की अकाउंटिंग होगी। ये बोथ एंड्स पे भी, हाँ, दोनों ही सेम काम कर रहे होंगे। यानी जब ये सेल ही नहीं हुआ तो फिर ये अपने पास एसेट डेबिट भी नहीं करेगा, क्योंकि सेल होगा तो एसेट डेबिट करेगा ना। ये यही समझेगा कि मैंने उसको लोन दिया है। ये दोनों लोन की अकाउंटिंग करेंगे IFRS 9। ना सेल की अकाउंटिंग होगी ना लीज की अकाउंटिंग होगी। लेकिन अगर ऑपरेटिंग लीज पे वापस आया है तो फिर IAS 16 सेल की अकाउंटिंग भी होगी और IFRS 16 ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग भी होगी। टाइटल तो ट्रांसफर हो ही रहा है। नहीं, किसको? इसको वापस एंड ऑफ लीज कह रहे हैं। ए ने लीगली एसेट बी को बेचा है, टाइटल ट्रांसफर हुआ है। आप कह रहे हैं कि लीज के एंड पे ट्रांसफर होगा, तो अगर वो ऑपरेटिंग लीज है तो टाइटल एंड पे थोड़ी ट्रांसफर होता है। ऑपरेटिंग लीज में एंड पे टाइटल थोड़ी ट्रांसफर होता है। तो खत्म कर दिया लीजेस मैंने। ऑपरेटिंग लीज में एंड पे टाइटल नहीं ट्रांसफर होता है, एसेट लेसर को वापस जाता है। ये जो अभी मैं टाइटल ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, ये अभी शुरू में बेचते हुए की बात है। तो अगर ये IFRS 15 के मुताबिक सेल है तो फिर सेल की अकाउंटिंग भी होगी और लीज की अकाउंटिंग भी होगी। लेकिन अगर IFRS 15 के मुताबिक ये सेल ही नहीं है तो डिस्पोजल की अकाउंटिंग भी नहीं होगी और लीज की अकाउंटिंग भी नहीं होगी। ये सिंपली लोन की अकाउंटिंग होगी। तो पहले ये बता देता हूं, फिर ये आप सेट 3 में आए, यानी चैप्टर में पेज 16। चैप्टर में पेज 16। नहीं 16 नहीं, आप आ जाएं 19 पे। पहले सीधा सीधा वाला कर लेते हैं। पेज 19 पे आ जाएं, पढ़ लें। जी पेज 19। अगर ये IFRS 15 के तहत सेल नहीं मानी जाएगी, जो सवाल वाला बताएगा, और उसका एग्जाम हिंट ये है कि ये लीज बैक फाइनेंस लीज है, तो फिर ये एसेट बिका ही नहीं। जब बिका ही नहीं तो ये कंपनी ए की बुक्स में ही रहेगा और कंपनी बी इसको अपना एसेट नहीं मानेगी, तो फिर लीज की भी अकाउंटिंग नहीं होगी। ये लोन होगा। लोन कहां से आ गया बीच में? ये इसको बेच रहा है लेट से 30 मिलियन का, तो कंपनी बी उसको कैश 30 मिलियन दे रही है और कल को किस्तों में वो 30 मिलियन प्लस इंटरेस्ट वापस भी ले लेगी। तो इसलिए ये लोन जैसा अकाउंट फॉर होगा IFRS 9 है। नहीं, इस्लामिक फाइनेंसिंग कहां से आ गई? हाँ जी, पेज 19। अच्छा, चले पेज 16 पे आए वापस। पेज 16, ये मैं आपको ना वैल्यूज से समझाता हूं।
केस 1 इसको मैंने कहा हुआ है कि सब फेयर है। फेयर का मतलब है बिक रहा है तो फेयर वैल्यू पे, और वापस किराए पे आ रहा है तो जो फेयर रेंट बनता है उस पे आ रहा है। सब टर्म्स फेयर हैं। ये केस 1 बनाया मैंने, पेज नंबर 16। ठीक है, सारी टर्म्स फेयर हैं। कंपनी ए sold equipment for 28 million. Net book value 20 million थी on 1st January 24. कंपनी ए ने 1 जनवरी 24 जिसकी बुक वैल्यू 20 थी 28 का बेच दिया। और केस 1 क्या बनाया हुआ है? सारी टर्म्स फेयर हैं, यानी ये भी फेयर वैल्यू का ही बिका और ये 3 साल का किराया भी बिल्कुल फेयर है। फर्स्ट जनवरी 24 को इसको कैश कितना मिल रहा है? 28। और इक्विपमेंट ये बेच रहा है 20। बजाहिर कितना गेन ऑन डिस्पोजल है? 8 का। लेकिन अकाउंटिंग कुछ इस तरह से होगी कि इसने इक्विपमेंट बेचा और वापस किराए पे ले लिया, तो ये ऐसे समझा जाएगा कि सारा नहीं बेचा, थोड़ा सा रख लिया। देखें, फिजिकली तो यही पड़ा हुआ है, पहले भी हमारे पास था, अब भी हमारे पास है फिजिकली। लेकिन बुक्स में कुछ ऐसी अकाउंटिंग की जाएगी कि हमने 28-20 मिलियन बुक वैल्यू वाला एसेट पूरा नहीं बेचा, थोड़े से राइट्स अपने पास रख लिए। अब हम लेसी बनने लगे ना, तो लेसी अपने पास क्या डेबिट करेगा? राइट ऑफ यूज। तो ये नहीं समझा जाएगा कि पुराना बुक्स में से गया और कोई नया आया। इसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी कि हमने 20 मिलियन बुक वैल्यू में से कुछ पोर्शन रिटेन करके बाकी बेच दिया। यानी राइट ऑफ यूज नई वैल्यू के ऊपर नहीं रिकॉर्ड होगा। सिंपल लीज में क्या होता है? राइट ऑफ यूज कितने से डेबिट होता है? जितने से लीज लायबिलिटी क्रेडिट हो रही होती है। अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अब हम नया एसेट नहीं ले रहे, हम पुराने में से कुछ रिटेन कर रहे हैं। तो जब पुराने में से कुछ रिटेन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू नई नहीं निकलेगी, इस 20 मिलियन में से कुछ पोर्शन रुक जाएगा। जाग रहे हैं? लीज लायबिलिटी की अमाउंट से राइट ऑफ यूज डेबिट होता था अगर नॉर्मल लीज थी। अब ऐसा नहीं है। अब चूंकि पहले पूरा फुल कंट्रोल हमारे पास था, अब हमारे पास कुछ राइट रह गया है, तो इसको नया राइट ऑफ यूज डेबिट करने की बजाय यह कहा जाएगा कि 20 मिलियन में से कुछ पोर्शन रिटेन हो गया। तो जब पूरा इक्विपमेंट बिका ही नहीं, तो फिर पूरा 8 मिलियन का प्रॉफिट भी रिकॉर्ड नहीं होगा।
कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा वो ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। लीज लायबिलिटी, हाँ वो प्रॉपर रिकॉर्ड होगी जैसे आईएफआरएस 16 में होती है। कितनी अमाउंट से? $5 million, 1 minus 1.1 power minus 3.1 जी 12.43। तो लीज लायबिलिटी तो 12.43 से ही होगी जैसे पहले होती है, लेकिन अगर ये नॉर्मल लीज होती तो राइट ऑफ यूज कितने से डेबिट होता? 12.43 से। लेकिन अब ये 12.43 से डेबिट नहीं होगा, कितने से होगा? ये ब्रैकेट में 43 से डेबिट नहीं होगा, कितने से होगा? ये ब्रैकेट में करता हूं। इस पूरे इक्विपमेंट की फेयर वर्थ कितनी है? 28। लेकिन इस पूरे की नेट बुक वैल्यू कितनी है? 20। फुल एसेट की फेयर वैल्यू इतनी है, नेट बुक वैल्यू इतनी। हम जितना राइट ऑफ यूज रिटेन रख के बाकी एसेट बेच रहे हैं, तो जो हम राइट ऑफ यूज रख रहे हैं उसकी अभी अगर नॉर्मल लीज अकाउंटिंग करते तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होता? 12.43 पे। पूरे एसेट की वर्थ इतनी है और हम जितने 3 साल का हक ले रहे हैं उसकी वर्थ इतनी है, तो इसकी रेशो से हम 20 मिलियन का पोर्शन रिटेन कर लेंगे। दोबारा हमारे पास इक्विपमेंट बुक्स में कितने पे है? 20। अब ये एसेट लीगली बिक रहा है और हम लीज पे वापस ले रहे हैं, तो पुराना बुक्स में से निकलेगा और लीज वाली अकाउंटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसे ही होता तो कैश 28, इक्विपमेंट 20 से निकल गया, 8 मिलियन का गेन आ जाता और राइट ऑफ यूज कितने से डेबिट हो जाता? 12.43। लेकिन ऐसा नहीं है। आईएफआरएस 16 ने एक अजीब सी अकाउंटिंग बनाई है कि हम एक पूरा एसेट मालिक थे, अब हम सिर्फ 3 साल के यूज के मालिक रह गए। यानी हमने पूरे एसेट में से कुछ पोर्शन रख के बाकी, देखिए पहले हमारे पास एसेट यूज करने का कितना हक था? पूरा, कब तक? पूरी लाइफ तक। अब हमारे पास वो हक सिर्फ 3 साल का रह गया, तो हमारा हक रिड्यूस रह गया ना। तो हम पूरे 20 मिलियन को बुक्स में से निकालने की बजाय जो 3 साल के यूज का पोर्शन रह गया वो बुक में रखेंगे इस नाम से। हम राइट ऑफ यूज 12.43 से नहीं बनाने लगे। 12.43 से तब बनाते अगर नए सिरे से लीज हो रही होती, क्योंकि एसेट हमारे पास पहले ही मौजूद था और हम उसको पूरी जिंदगी यूज कर सकते थे। अब क्या कर रहे होंगे? सिर्फ 3 साल यूज, तो हमारे पास जो फुल फ्लैज एसेट था अब थोड़ा सा एसेट रह गया ना, तो कितना थोड़ा सा रह गया वो हम इसके प्रोपोर्शन से निकालेंगे कि पूरे एसेट की जिंदगी को यूज करने का हक पूरा एसेट इतनी वर्थ का है और सिर्फ 3 साल यूज करने का हक इतनी वर्थ का है। नहीं समझ आ रही है? अगर इक्विपमेंट कोई अभी खरीद ले तो फिर पूरी जिंदगी यूज करेगा ना, तो उस इक्विपमेंट को पूरी जिंदगी यूज करने का हक मार्केट में इतनी वर्थ का है और सिर्फ 3 साल यूज करने का हक इतनी वर्थ का है। तो इसकी जो रेशो है वो 20 मिलियन पे लगाएंगे तो उससे राइट ऑफ यूज डेबिट होगा, यानी 20 इंटू इसकी रेशो इस पे लगाऊंगा 12.43 डिवाइडेड बाय 20। हाँ जी 8.88। अब इसको बैलेंस करें तो प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकलेगा। है इतना नहीं भाई, हाँ शायद वाकई 13.3 है 4.45। 800 ऊपर कैसे चला गया? इस एंट्री के बाद इसके साथ ऑनवर्ड वही सलूक होगा जो आईएफआरएस 16 में अब तक कर रहे थे, यानी ये डेप्रिशिएट होगा और लीज लायबिलिटी के साथ वही सलूक होगा। हर साल के एंड पे इंटरेस्ट बनेगा और पेमेंट होगी। और कंपनी बी की बुक्स में क्या होगा? कंपनी बी अपनी बुक्स में प्लान डेबिट कैश क्रेडिट और उसके बाद वो नॉर्मल ऑपरेटिंग लीज वाली कंपनी चलाएगा। पेज 16 सारा पढ़ लें, पेज 16 सारा पढ़ लें।
हाँ जी, पेज 16 केस 2। हमने मार्केट वैल्यू से महंगा बेच दिया, तो फिर यकीनन लेसर हमसे जो किराया चार्ज कर रहा होगा वो भी ज्यादा होगा। वो भी फिर हमसे 5 की बजाय लेट से 6 मिलियन चार्ज कर रहा होगा। अगर हमने फेयर वर्थ से ज्यादा का बेचा तो वो हमसे किराया भी फिर ज्यादा ही लेगा। जाहिर सी बात है, जब हमसे वो महंगा खरीद रहा है तो फिर हमसे कल को वो किराया भी ज्यादा लेगा। हम महंगा क्यों बेच रहे होंगे? बेवकूफ है वो कंपनी भी। हमें पैसों की जरूरत होगी, तो इसकी अकाउंटिंग करते हुए यह समझा जाएगा कि हमने बेचा 26 का ही है, 2 मिलियन उससे एक्स्ट्रा लोन लिया है। हमने बेचा 26 का ही है और 2 मिलियन जो ऊपर लिया है वो लोन लिया है। तो फिर कल को जो हमें वो 6 मिलियन किराया चार्ज कर रहा होगा वो भी क्या होगा? फिर उसमें से फिर वो 1 मिलियन लोन की वापसी ले रहा होगा और बाकी 5 मिलियन किराया चार्ज कर रहा होगा। एग्जैक्टली 5 और 6 नहीं होगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। दोबारा सुने, अगर हम महंगा बेच रहे हैं, किससे महंगा? फेयर वैल्यू से, तो यकीनन वो किराया भी ज्यादा ही लेगा। अब हम इसको 2 ट्रांजेक्शन समझेंगे, सेल एंड लीज बैक को अलग समझेंगे और 2 मिलियन के लोन को अलग समझेंगे। तो हम ये समझेंगे कि हमने ये 26 का ही बेचा है और उसने 26 का ही खरीदा है, यानी वो अपने पास प्लांट कितने से डेबिट करेगा? 26 से। लेकिन पैसे हमें वो 28 दे रहा है, तो 2 ऊपर क्यों दे रहा है? वो 2 अपना लोन एसेट करेगा और हम अपना 2 लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। और कल को जो किराया मिलेगा, जो हम उसको किराया देंगे, उसके भी 2 टुकड़े होंगे। हम इसमें किराए की अलग अकाउंटिंग चलाएंगे और जो ऊपर वाला पैसा है वो अपने लोन की वापसी समझेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 टेबल बनाने पड़ेंगे, 2 टेबल बनेंगे। लीज लायबिलिटी का अलग टेबल बनेगा और लोन लायबिलिटी का एमोर्टाइज कॉस्ट वाला अलग टेबल बनेगा। कंपनी बी अपने पास ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग अलग चलाएगी और लोन एसेट की एमोर्टाइज कॉस्ट वाली अकाउंटिंग अलग चलाएगी। केस 2 वाला सारा पेज पढ़ लें, खास तौर पे होश से वर्किंग 1, सारा कुछ ही ध्यान से पढ़ें। वर्किंग 2 का बल्कि मैंने उसको केस 2 सारा पढ़ लें। ये मैंने सारे फार्मूले वगैरह
हाँ जी, पढ़ लिया। अगर हमने मार्केट वैल्यू से सस्ता बेचा है तो फिर यकीनन वो हमसे पैसे भी थोड़े लेगा। तो अब क्या करें? हमने उसको लोन दिया नहीं, हम ये समझेंगे कि हमने बेचा 29 का ही है और बेचते ही 1 मिलियन उसको फौरन रेंट दे दिया एडवांस, बाकी फिर इतना इतना करके दे देंगे लाइक डाउन पेमेंट। केस 3 में हमने सस्ता बेचा है, हम ये समझेंगे कि हमने बेचा 29 का ही है लेकिन 1 मिलियन हमने अभी के अभी डाउन पेमेंट पकड़ा दिया। ये केस 3 है। केस 3 सारा पढ़ लें। हाँ जी, अच्छा ये ना वैल्यूज के साथ बेहतर हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 सेट 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जबानी देख लें। 3 सिनेरियोस बनाए मैंने, इसमें तीनों केस किए हैं सॉल्व। सेट 3 का प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 तीनों सिनेरियोस बना के तीनों सॉल्व किए हैं। वैल्यू से देख लेंगे तो बात बेहतर हो जाएगी। जबानी देख लें।
हाँ जी, आपको पढ़ने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर बस एक 10 मिनट का सवाल करना और बस हो चुकी। हाँ जी, बस 10 मिनट का एक सवाल बस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 गिरते पड़ते देखा कि नहीं? जून 24 खोलें, जून 24 बुक में नहीं है, जून 24 रीसेंट है, किसी दौर में शेयर किया होगा क्योंकि कंसोलिडेशन का मैंने बोर्ड पे किया था। जून 24 मिल गया तो उसमें क्वेश्चन 1 है पहला। जी छोटा सा सवाल है, पार्ट ए नहीं करा रहा, पार्ट बी कराने लो। जून 24 अटेम्प्ट में पहला सवाल है, पूरा पेज पढ़ना है, लेकिन ये जो मिड में है ना, एफएल इज प्लानिंग टू फाइनेंस, इसके नीचे पॉइंट 1 रहने देना, 2 पैराग्राफ, या एफआरएस 9 का है। ये कभी दिल करे हस्बे तौफीक तो कर लेना, शुरू से लेके एंड तक सारा पढ़ लें, दरमियान में ये जो पॉइंट 1 है ऑन 1 जुलाई 24, ये 2 पैराग्राफ छोड़ दें, बाकी सारा पढ़ लें सवाल। हाँ जी, पढ़ लिया तो मैं करूँ। अच्छा ये ना मैं इसको जरूर मल्टीपल आईएएस क्वेश्चन कहता,
क्योंकि मल्टीपल आईएएस क्वेश्चन में इस तरह के सवाल हैं जिनमें टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट 3-4 दफा आ चुके हैं इस तरह के। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट दिया हो और कहा हो कि इन सबको ठीक कर दें, लेकिन चूंकि इसने पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग बना दिया तो इसलिए मैं इसको अभी लीजेस में करवा सक रहा हूं। इस वक्त आपको टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट 30 जून 25 का दिया हुआ है। अच्छा, इन 3 फिगर्स में 3 मसले तो हैं ही हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट वाज नोटेड कि फॉलोइंग चीजों को अकाउंट फॉर नहीं किया। ये तो करना ही करना है। अब इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा हुआ है नीचे वो भी अकाउंट फॉर करना है। यानी ये थोड़ी बहुत गलतियां तो उसने बताई ही हैं, उसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 नीचे सेल एंड लीज बैक की ट्रांजैक्शन है उसको भी अकाउंट फॉर नहीं किया। तो हमें ये ऊपर जो 3 पॉइंट लिखे हैं इनका एरर ठीक करना है और सेल एंड लीज बैक को अकाउंट फॉर नहीं किया वो ठीक करना। हाँ जी, सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा तो 10 मिनट में समेटूंगा। इस वक्त 30 जून 25 के टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें एरर है। एक तो शुरू के जो पॉइंट 1, 2, 3 है ये एरर है क्योंकि इनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ। उसके अलावा जो पॉइंट 1 नीचे वाला पॉइंट 1 है वो आईएफआरएस 9 है, मैंने वो छोड़ दिया, पार्ट ए में, पार्ट बी कर रहा हूं। पॉइंट 2 सेल एंड लीज बैक, इसको अकाउंट फॉर नहीं किया, ये करना है। तो ऊपर वाले पॉइंट 1, 2, 3 भी अकाउंट फॉर करने हैं और जो नीचे सेल एंड लीज बैक है वो भी अकाउंट फॉर करना है। तो इसमें ना सवाल करने का तरीका ये है कि आपको जो फिगर्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी जून 24, उन गिवन फिगर से शुरू कर लें। जैसे टोटल एसेट्स है, टोटल लायबिलिटीज है और प्रॉफिट रुपीस मिलियन। जो फिगर्स गिवन है वहां से कर लें शुरू। टोटल एसेट्स कितने गिवन है? 4, 10, लायबिलिटीज 1, 4, 5, प्रॉफिट 65। और जिन चीजों को अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ उनको अकाउंट फॉर कर लेते हैं। अगर आप डबल एंट्री सोचेंगे ना तो टिप यह है कि उससे आसानी हो जाएगी। यानी अगर आप इनकी चाहे जबानी डबल एंट्रीज बना लें चाहे लिख के कर लें, रफ वर्किंग में फायदा हो जाएगा। इस तरह के सवाल 3-4 दफा टेस्ट हो चुके हैं जिसमें टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज और प्रॉफिट दिया हो और उनको ठीक करने को कहा हो। तो ये सॉर्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन का सवाल है। एंट्रीज कर लेंगे ना तो ज्यादा बेहतर है, चाहे वो जबानी करें चाहे वो लिख के करें। एंट्रीज के बगैर भी सोचना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन एंट्री से जरा थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1, 100 मिलियन का एक नया प्लांट $100 मिलियन का एक नया प्लांट खरीदेंगे जिसकी लाइफ बताई गई है। तो इसको अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लें, एंट्रीज कर लें बेशक, तो 100 मिलियन की क्या एंट्री हो जाएगी जी? 100 मिलियन प्लांट खरीदने की क्या एंट्री हो जाएगी? प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, इन तीनों पे कहां क्या फर्क पड़ेगा? प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लांट भी एसेट है, कैश भी एसेट है। प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट लिखना है तो लिख लें। प्लांट डेबिट तो 100 ऐड हो जाएगा, कैश क्रेडिट तो 100 लेस हो जाएगा। तो ये 100 तो गया। इसकी यूजफुल लाइफ का क्या? इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट हो जाएगा क्रेडिट। कितनी डेप्रिसिएशन? 100 की लाइफ 8 जी। 12.5 डेप्रिसिएशन डेबिट क्या करूं? प्रॉफिट में से लेस, और एसेट या एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। पॉइंट नंबर 2, सेल्स हैं, इनको भी रिकॉर्ड नहीं किया 76 की। इनमें से 13 मिलियन अगले साल कैश मिलेगा, तो बाकी 76 मिलियन की सेल है, 13 अगले साल मिलेगा, तो बाकी इसी साल मिल जाएगा। तो डबल एंट्री बनाए, क्या करूं? डेटर डेबिट और कैश डेबिट, यानी एसेट्स डेबिट 76 और सेल्स क्रेडिट 76। डेटर और कैश डेबिट 76, सेल्स क्रेडिट 76। हाँ जी। पॉइंट 2, पॉइंट 3, 47 मिलियन का खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होंगे जिनमें से 41 पे हो जाएगा, बाकी 6 मिलियन अगले साल पे होगा। तो डबल एंट्री बनाए, कंपाउंड बना लें बेशक। हाँ जी, 47 का एक्सपेंस है, 41 पे होगा, बाकी फिर अगले साल होगा। एक्सपेंस में कितना डेबिट? 47,
प्रॉफिट कम, कैश कितना क्रेडिट, बाकी 6 पेएबल क्रेडिट, ये हो गए 0.123 जी, 0.123 डन। अब आते हैं नीचे वाला 0.2 सेल एंड लीज बैक। और इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि चूंकि ये अभी अभी बताया है तो इसकी तो आप वर्किंग में एंट्री बना ही लें, क्योंकि वो तो 6-7 तो लाइनें उस एंट्री के अंदर। सेल एंड लीज बैक हुई है, कौन सा केस है? सेल है या नहीं है? सेल है। अब सेल है तो केस 1, 2, 3 में से कौन सा? 3 वाला, जिसमें हम फेयर वैल्यू से कम का बेच रहे हैं। तो कम का बेच रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि बेचा पूरे का है, लेकिन हमने किराया अभी दे दिया, तो इसकी एंट्री बना लेते हैं। कैश 100 है ना, और कौन सा एसेट बेचा? बिल्डिंग पूरी क्रेडिट कितने से? कैरिंग अमाउंट 120। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी कितने से क्रेडिट? पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स निकालनी पड़ेंगी। कितना रेंटल? 13। एडवांस एरियर साल 10। डिस्काउंट रेट 65.24। राइट ऑफ यूज कितने से डेबिट? केस 3। राइट ऑफ यूज कितने से डेबिट? जो पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स बन रही है इसमें 50 ऐड कर लें। केस 3 का फॉर्मूला देख लें बेशक। 50 कहां से आया? वो जितना सस्ता बेच रहे हैं, और डिवाइडेड बाय बिल्डिंग की फेयर वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय नेट बुक वैल्यू। जी कितना? 92.19। और तो ज्यादा नहीं आ गया 92.19? हाँ ठीक जी। बैलेंस करें कितना बना? प्रॉफिट एंड डिस्पोजल बनेगा मेरे ख्याल में 9.5। ये हो गई 1 जुलाई तो इसकी एंट्री। अब सब्सिक्वेंटली क्या करना है? लीज लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग होनी है और राइट ऑफ यूज वाली होनी है। तो 30 जून 25 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ेगा या ब्रैकेट में हो जाएगा? 65.24 पे 15%, 5.9.8। लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 13। डेप्रिसिएशन डेबिट, राइट ऑफ यूज की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी? 92.19 के पास कितनी लाइफ है? 10। 9.22। ये सेल एंड लीज वाली 2025 की एंट्रीज कर ली, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना तो जबानी सोचना मुश्किल होगा, इसलिए आई रिकमेंड कि एंट्रीज कर लें। अब इनको यहां डाल लेते हैं एक एक करके, एक एक करके एंट्री वाली चीज ही पूरी डाल लेते हैं। सेल वाली एंट्री, अच्छा अब ये एसेट्स में और लायबिलिटीज में और बहुत कुछ हो रहा है, तो एक तरह से कहें कि एंट्री ही कर लेता हूं मैं। 100 राइट ऑफ यूज 92.19, बिल्डिंग 120, लीज लायबिलिटी 65.24 और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 6.95। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लीज पेमेंट
लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट, ये माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और एसेट क्रेडिट। और लास्ट लाइन मेरे पास जगह नहीं है, सेल एंड लीज बैक को अकाउंट फॉर नहीं किया तो बिल्डिंग फिर बुक से नहीं निकाली होगी, तो बुक से नहीं निकाली होगी तो क्या किया होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, वो रिवर्स होगी। 20 साल लाइफ के हिसाब से 120 पे 6 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, वो रिवर्स होगी। एक्सपेंस में से रिवर्स मतलब प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और एसेट में रिवर्स मतलब एसेट्स में ऐड हो जाएगा। ये छोटा छोटा शेयर डेप्रिसिएशन रिवर्स, क्योंकि बिल्डिंग को जब बुक्स में से निकाला नहीं तो फिर वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी, वो रिवर्स की है। तो ये है जी जून 24 क्वेश्चन 1 पार्ट बी। अच्छा, लीजेस हो गया खत्म, कल IAS 12 कराऊंगा शुरू। IAS 12 दिसंबर 20 का एक लीजेस का सवाल अगर आप कर सकें कल परसों तरसों तो डिस्कस हो जाए, ना कर सकें तो ना सही। लेकिन एक 20 नंबर का सवाल है, उसमें सेल एंड लीज बैक भी है, उसमें लीज भी है, उसमें बगैर लीज भी है, तो कल परसों तरसों जब भी कर सकें। दिसंबर 20 ये इस चैप्टर में मैंने क्वेश्चन 4 पे रखा हुआ, दिसंबर 20। चलो ठीक है जी, लीजेस खत्म, ठीक है।